उसका मकसद ये था कि मुसलमानों को उसकी औकात दिखाएंगे। रोज़ हम पे सितम ढाकर, हमारी मस्जिदों को के सामने तलवारें लहराकर, हमारी मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढकर हमें अपना हमदर्द बता रहे हैं। वो अगर डीएम के पास सारी पावर गई तो हम ख़त्म हो जाएंगे, वो भी शायद रुक जाएगा, और पूरी कौम लरस गई थी। ये सब के सब मोदी के पैरों में उस वक्त भी पड़े थे। आधी से ज़्यादा औकाफ छीन लोगे तो आमदनी कम होगी या बढ़ेगी? गरीब मर जाएगा। और मोदी ने तो कहा है कि मुसलमान पेंशन बनाते हैं, वक्फ कानून सही नहीं था, अब मुसलमान पेंशन नहीं बनाएंगे। यही तस्वुर करता कि वहीं पहुंचाऊंगा। अगर उनमें ज़रा भी ज़मीर है तो 5 तारीख को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। राज्यसभा में वो वाहिद चेयरमैन है जो खुद बोलता है अपोजिशन और एमपीज़ को बोलने नहीं देता। ये आज तक नहीं हुआ। टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ मौजूद है मारूफ दानिश्वर, IMCR के चेयरमैन, मोहम्मद अदीब साहब, राज्यसभा के साबिक MP भी हैं। अदीब साहब, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ लगातार आप लड़ते रहे, एहतजाज हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम फैसला भी आ गया है, जिसको एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है कि हक में फैसला आया है, सरकार को झटका लगा है। आपकी क्या राय है? फैसला जो आप चाह रहे थे वैसा ही आया है? देखिए, हम ही नहीं, पार्लियामेंट के अपोजिशन के सब लीडर ये कह रहे थे, जितने पढ़े लिखे दानिश्वर लोग थे, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आइन के ख़िलाफ़ है, खिलाफ वर्जी है। अक्सरियत का जोम उनको मजबूर कर रहा था कि हम ये करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत खुशी की बात है कि हमें यकीन भी था कि सुप्रीम कोर्ट तो मुहाफिज है, आइन की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। पहले दिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एटीट्यूड रखा, सेकेंड डे कुछ डायलेशन हुआ है, लेकिन वो हम समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट से पास हुआ बिल जो है उस पे एकदम से शायद उसके रिवर्स एक्शन होते, जो सॉलिसिटर जनरल ने अपनी उसमें कहा भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी बीजेपी और उसकी हुकूमत आज भी इस बात पे बज़िद है कि हम ये बिल ला कर दिखाएंगे, क्योंकि उसका मकसद इस्लाह का तो था ही नहीं। उसका मकसद ये था कि मुसलमानों को उसकी औकात दिखाएंगे। तो एक सेटबैक उनको लगा था। उम्मीद ये थी कि अगर थोड़े भी समझदार होते तो उससे पहले कि कुछ होता ये कह सकते थे कोर्ट में कि अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है तो हम इसको दोबारा से लाते हैं। तब तो ये समझ में आता कि ये वाकई को इस्लाह चाहते हैं, वो वाकई भला चाहते हैं। लेकिन हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप तवक्को उनसे करेंगे जो जिनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि यहाँ मुसलमान सेकंड क्लास नहीं बल्कि आखिरी इस क्लास का सिटीजन हो जाए। रोज़ हम पे सितम ढाकर, हमारी मस्जिदों को के सामने तलवारें लहराकर, हमारी मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढकर हमें अपना हमदर्द बता रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है, जो आदेश है, ये तो एंट्री में है, बदल भी सकता है। 7 दिनों का वक्त मांगा है हुकूमत ने जवाब दाखिल करने के लिए, तो आगे की क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, ऐसा है कि जितने कमेंट सुप्रीम कोर्ट कर चुका है और जो जो उसने पॉइंट्स रेज किए हैं, उससे पीछे जाना तो बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। उनको ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर आप देखें सर, जो पार्लियामेंट में जो बहस हुई थी, अपोजिशन ने एक एक पॉइंट को उठाकर इनसे कहा था कि खुदारा ये काम मत करो, ये गलत है, ये इंटरफेरेंस है, आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ ये इक़दाम है। लेकिन उन्होंने तो अपनी अक्सरियत का सहारा लिया, और आपको पता ही है कि वहाँ मिनिस्टर ने क्या कहा। किसी एक बात का भी पार्लियामेंट में जवाब नहीं दिया सिवाय झूठ बोलने के। कहा 29 लाख लोगों ने हमसे बात करी, हमने उसकी डिटेल तो दे दो। अरे 50,000 ने भी हिमायत नहीं करी है 29 लाख में। पार्लियामेंट में पूछा गया था कि भाई रिकॉर्ड तो बताओ, कितनों ने हाँ की, कितनों ने ना की। पार्लियामेंट्री कमेटी में जहाँ जहाँ गए
हर जगह मुसलमानों ने मुखालफत करी, टेलीग्राम के ज़रिए की, खतूत के ज़रिए की कि हम रिजेक्ट करते हैं। वो डाटा पार्लियामेंट में नहीं दिखाया, कह दिया हमने मिल लिए। तो ये क्या बात, यही बात सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में भी कह दी। अब वो कहते हैं कि पहले उनका ये ख्याल था कि हमको कुछ टाइम लंबा मिलेगा, 24 घंटे का टाइम मिला। अब उन्होंने कहा कि साहब हमें और टाइम दिया जाए, 7 दिन का मिला। उनका मकसद ये है कि इसको डिले करें, डिले करें तो चीफ जस्टिस 13 को रिटायर हो जाएंगे, जी दूसरा चीफ जस्टिस आएगा तो नई बेंच बनेगी और उसमें और डिले होगा। इस बीच में ये जो तमाशा चाहे कर लें। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मुस्लिम कौम और मुसलमानों के हमदर्द गैर मुस्लिम हिंदू जो वाकई इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, आइन को अपना मज़हब समझते हैं, वो साथ खड़े हो गए। और जो एक माहौल बना उसका कहीं न कहीं असर सुप्रीम कोर्ट की बेंच को भी दिखाई पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक कमेंट किया बंगाल के ऊपर जी और नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन जज मौसूफ तो समझ चुके हैं कि ये सब जगह होगा अगर ऐसा ना हुआ। और पूरे हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद लोग, वो लोग जो आइन पर यकीन करते हैं, उनकी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर है। ये मत समझें कि ये 2 या 3 चीज़ों पे स्टॉप लग के बहुत मामला ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें तो आपको पता ही है कि 44 अमेंडमेंट दिए गए या 40 अमेंडमेंट दिए गए, जी सब के सब मखदूस, सब के सब खिलाफ, वो तो अभी भी कायम रहेंगे। जी लेकिन हाँ, ये ज़रूर एहसास हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अभी उस हद तक नहीं गया है जो हम लोगों को मायूसी पिछले चंद जजमेंट में हुई है। तो हम तो सलाम करते हैं जस्टिस खन्ना और उनकी बेंच को कि उन्होंने इतनी जुर्रत तो दिखाई है। लेकिन मुसलमानों को और उन लोगों को जो इस एक्ट के ख़िलाफ़ हैं और जो कानून को और संविधान पे यकीन करते हैं, उनको अपनी मुहिम रोकनी नहीं चाहिए। तो अब क्या होगा? जैसे जो फैसला आ गया, तो अब तक जैसे प्रोटेस्ट हो रहे थे, एहतजाज का सिलसिला जारी था, तो अब इसको रोक देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आ गया है जो फेवर में है, या इसको जारी रखना होगा? फैसला कहाँ आया है? एक छोटी सी राहत आपको मिली है। जी फैसला आने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा। और अगर हम फिर सो गए जी तो फिर देखिए, कोई अदालत हो, बाबरी मस्जिद की मिसाल आपके सामने है, जी पूरे का पूरा जजमेंट में उन्होंने जो लिखा है उसमें सब कुछ मान लिया है कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई है। बाबरी मस्जिद में मूर्ति गलत तरीके से लिखी गई, बाबरी मस्जिद क्रिमिनल एक्टिविटी थी उसको तोड़ने की, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन माहौल को देखते हुए उन्होंने आखिर में जजमेंट क्या दिया? माहौल ये है, वक्त का तकाजा ये है कि यह हिंदुओं को दे दी जाए। जी और ये जो अगर मुसलमानों ने खामोशी अख्तियार की और बगले बजाने लगे कि साहब हम तो बहुत आगे आ गए, काम वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। हमको अपना प्रेशर बराबर कायम रखना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मिली तंजीमें हों, सेकुलर पार्टियाँ हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, अपोजिशन के लीडर हों, हम सबको कोऑर्डिनेट करके ये लड़ाई हम उस वक़्त तक लड़ेंगे जब तक कि ये सरकार चली नहीं जाती है। क्योंकि चंद मराद तो हमको इससे मिलेंगी, जो उसमें 2 बेसिक बातें यह हैं कि वक्फ यूज़र का जो मसला है वो बहुत अहम मसला था, उससे हमारी आधी के करीब जायदादें बच गई। दूसरा जो मसला उन्होंने उठाया है, अगर डीएम के पास सारी पावर गई तो हम ख़त्म हो जाएंगे, वो भी शायद रुक जाएगा। लेकिन बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, वो जब ही ख़त्म होंगी जब ये सरकार बदलेगी। और सरकार को बदलना हर इंसाफ पसंद इंसान की जिम्मेदारी हो गई है। प्राइम मिनिस्टर की बेशर्मी आप ये देखिए कि कल वो कुछ बोरों को पकड़ लाए, जी और बोरों को आप जानते हैं कि इनका मज़हब सिर्फ तिजारत और दौलत कमाना है।
ये तरह तरह के हुलिये बनाते हैं, लेकिन आपको मेरा खुद तजुर्बा है। 2002 में जी। गुजरात के फसाद में इनको बहुत नुकसान हुआ। हम लोग गए थे वहाँ मदद करने अच्छा। और पूरी कौम लरस गई थी। ये सब के सब मोदी के पैरों में उस वक्त भी पड़े थे कि मजीद हमें तकलीफ मत दो, कुछ पैसे और ले लो। उस कौम से क्या उम्मीद करेंगे आप? और लेकिन मोदी को उसके टोपी जरिए पहनाने पहुंच गए, मोदी ने उनकी टोपी नहीं पहनी, फिर भी पैर पकड़े रहे। अच्छा, मोदी ने जो टोपी पहनने से इनकार किया था वो बोहरा कम्युनिटी के लोग थे। यही थे हजरात, थे यही गए थे। आज फिर इन लोगों ने कसीदा खानी की है, खूब अशार पढ़े मोदी की तारीफ में। देखिए, इनको तिजारत करनी है, ये सिर्फ ताजिर लोग हैं, इनको क्या मतलब है किसी चीज़ से। ये जो एक मैसेज गया था कि मोदी सरकार माइनॉरिटी के मुसलमानों के खिलाफ कानून बना रही है और दुनिया भर में बदनामी हो रही थी, तो कल जो पीएम मोदी ने बोहरा के साथ जो मुलाकात की, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा था जी। और दूसरी तरफ उनकी मुलाकात की वो खबरें सामने आ रही जी, जी, थी, तो क्या इससे मैसेज पर असर पड़ेगा? उनका नहीं, देखिए, एजेंडा जो है अब वो देखिए, वो मजबूत तो होगा? एक झूठ बोलने वाला आदमी, उसने क्या बातें की कल, उसे मालूम नहीं है कि एक्ट क्यों बना, क्या बना। उसने तो एक ऑर्डर कर दिया कि भाई जहाँ जहाँ मुसलमानों को परेशान कर सको, उनको दहला सको, डरा सको, वो कानून लाओ, उस पर काम करो। करीब 5 साल से इस कानून पे काम हो रहा था। जी, 5 साल से 10 साल पहले ये कानून बना था, एक चीज़ इम्प्लीमेंट हुई इस पर? नहीं हुई। लेकिन आपको मैं ये अर्ज़ कर दूं, वो कल बोल क्या रहे थे, जी। इसमें औरतों का बड़ा भला होगा। और कानून क्या बनाया? 5 साल का सबूत दो कि तुम मुसलमान हो। आप मर्दों को तो आप मस्जिद में मौलवी कह देगा कि आप नमाज पढ़ने आते हैं, जी। औरतों को कौन सबूत देगा कि घर पे नमाज पढ़ती हैं? जी। लेकिन उनको तो खारिज कर दिया, औरत को खारिज कर दिया, इसलिए कि वो सबूत नहीं दे सकती कि 5 साल की वो मुसलमान है। कह रहे हैं औरतों को भला कर रहा हूँ। अब झूठ की लिमिट है। कहा यह है कि हम गरीबों को भला कर रहे हैं। आधी से ज़्यादा औकाफ छीन लोगे तो आमदनी कम होगी या बढ़ेगी? गरीब मर जाएगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों का और ख़वातीन का कर रहा है। ये बोल ये रहा है कि हमने उसका फ़ायदा कर रहे हैं। कोई एक कॉन्सेप्ट कुछ सोचना चाहिए। अच्छा, अदीब साहब, ये समझना है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर इस कानून पर रोक लगा देती, आगे भी चल के फैसला दे करके, तो फिर क्या होगा? पार्लियामेंट दोबारा से कानून लाएगी, उसमें इस तरह के सेक्शन को हटाएगी? क्या तरीका होता है किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट से अगर रिजेक्ट नहीं, देखिए, ऐसा है कि पूरा एक्ट तो नहीं बंद करेंगे वो, जी। और पूरा एक्ट बंद करने का मेरे ख्याल से शायद कोई जवाब भी नहीं है। जी। और मनसूख सिंघवी ने और सिब्बल साहब ने, बहुत ही दिमागदार वकील हैं वो, और क़ानून के बहुत बड़े दिमाग हैं हिंदुस्तान में। उन्होंने उसके मद्देनज़र ये बात रखी कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं एक्ट में, उसको रिपील किया जाए। और उसका हक सुप्रीम कोर्ट को है, क्योंकि वो मुहाफिज है कॉन्स्टिट्यूशन का। जी। सरकार में जो तरमीमी लानी है, जो करना है, वो तो पार्लियामेंट अपने हिसाब से करता रहता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं, ये अगर डिलीट हो जाएंगी तो बाकी जो पूरा एक्ट है वो तो कायम रहेगा। अब उसमें चेयरमैन जो है नॉमिनेटेड होगा। जी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपने हिसाब से करते रहेंगे। और नॉमिनेटेड चेयरमैन कौन होगा? इसी किस्म का जो कल मोदी से मिलने गए थे, यही तो बनाएंगे ना। जी। अब वो सारी डैमेज तो करेंगे ही। इसलिए अगले इलेक्शन तक हमको उस वक्त तक लड़ना है जब तक कि ये सरकार वापस न जाए। सरकार कैसे वापस जाएगी? आपकी आबादी 14 से 15% है, मोदी सरकार को 30% से अब ऊपर वोट मिलने लगा है, पूरा नॉर्थ इंडिया बीजेपी के साथ जा रहा है। 24 में थोड़ा झटका लगा, फिर उसके बाद लगातार महाराष्ट्र उन्होंने जीत लिया, हरियाणा जीत लिया। अगर आप समझते हैं कि महाराष्ट्र उन्होंने ईमानदारी से जीता, मैं नहीं समझता। वहाँ भी वो हार गए थे। जी। और ये जो हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करते हैं, जी। अब एक स्टेज तो आ ही गई है कि लोगों की समझ में आ गया है कि मुल्क को कहाँ ला जाके खड़ा कर दिया इस आदमी ने। इकनॉमिकली देखिए, प्रोडक्शन वाइज देखिए, आप सोचिए तो एक लाइन लगी है
इस मुल्क से भागने वालों की? ये विकसित देश है जहाँ से पकड़ पकड़ के हथकड़ियाँ लगा के वापस लाए जा रहे हैं और फिर भी भाग रहे हैं। तो वो सब जब उनकी धीरे धीरे, अभी तो एक तासुब की जो एक गोली खिला दी थी नशे की, वो खाए हुए थे। तो आज वो पोजीशन मोदी की नहीं है। और अगर अपोजिशन अपनी पार्टी के बजाय मुल्क को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगा जी। तो ये 1 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। अफसोस रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो अपने को सेकुलर कहती है वो अपनी पार्टी के वजूद के लिए लड़ रही है। एक अकेली मुस्लिम कौम है जो इस मुल्क के वजूद के लिए लड़ती है। ये एलानिया मैं कहता हूँ। लेकिन सब लोग हमने आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमान लीडर नहीं बनाया। हम जिस पार्टी में रहे उस पार्टी के झंडे को वोट दिया। वाहिद कौम है इस मुल्क में जिसने किसी को नहीं माना। हमारे लखनऊ में बहुत बड़े मुस्लिम लीडर हुए, डॉक्टर फरीदी। जी। आज़ाद हिंदुस्तान में उनसे बड़ा नॉर्थ इंडिया में मुखलिस और बेहतरीन इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी वफ़ कर दी थी, हर चीज़ उसके पास थी, फ़कीर होके मरा, उसको भी मुसलमानों ने 2% वोट दिया। वो ऐसे ही हर जगह चिल्ला रहे हैं, मीडिया के हीरो हैं वो। कितना वोट मिलता है? ये वाहिद कौम है जो इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ती है। कोई बिरादरी, कोई कौम बता दे जो इसने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी हो। अपनी पार्टियों के लिए लड़ते हैं और मुल्क को रोज़ तोड़ रहे हैं, रोज़ तोड़ रहे हैं। मोदी और योगी चीज़ क्या है? ऐसे लोगों का तो कहीं नाम भी नहीं होना चाहिए था। मोदी ने तो कहा है कि मुसलमान पेंचर बनाते हैं, वफ़ कानून सही नहीं था, अब मुसलमान पेंचर नहीं बनाएंगे। अब आप सोचिए उसकी जहनियत। वो यही तस्वुर करता कि वहीं पहुंचाऊंगा, मुसलमानों को वहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जो वापस आया ही इसी बुनियाद पर है, नफरत के सहारे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर दूसरी पार्टियां भी जी। कुछ तो सेक्रीफाइस कर लें कि साहब नहीं, हम इतनी सीटें लेंगे। जी। हालत यह है कि अगर आज आपको टिकट नहीं मिला तो कल दूसरी पार्टी में। ये जगदम्बा पाल जो है, ये आप देखें, जी जी, उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे कानून में कुछ नहीं। गलत निकला तो। ये हमारे साथ कांग्रेस में बहुत बड़े मुस्लिम नवाज लीडर अपने को साबित करते थे। अच्छा, कांग्रेस में मुस्लिम नवाज? जी, बहुत। और मेरे उनसे बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा। मैं इनका इलेक्शन लड़ाने गया हूँ, मैं इनके घर में रहा हूँ। और ये जैसे हम लोग नमस्ते करते हैं, ये हमको सलाम अलैकुम करते हैं। अच्छा जी, शायद माने नहीं मालूम हो, लेकिन सलाम अलैकुम करते हैं। और खूब टोपी पहन के खूब ड्रामे उन्होंने कांग्रेस में किए। जब कांग्रेस कमज़ोर हो गई तो यहाँ आ गए और ऐसी हरकतें करी, चेयरमैन बन गए। और अगर चेयरमैनी में कामयाबी मिल गई तो आपके मंत्री भी बन जाएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया तो यही है वफादारी कि कितनी। तो जब आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाए इस मुल्क में, जी। अब वो शख्स क्या बोल रहा है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। और मैं समझता हूँ अगर उनमें ज़रा भी ज़मीर है तो 5 तारीख को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए। कुछ तो क्रेडिबिलिटी उनकी वापस आए। एक आखिरी सवाल कि 73 से ज़्यादा लोगों ने पिटीशन दायर की थी, आपने भी दायर किया था, और उसमें से 5 पर सुनवाई होगी, तो बकिया लोगों की पिटीशन का क्या होगा? कुछ और लोग दाखिल करना चाह रहे थे, क्या उसको भी एक झटका लगा है? देखिए, ऐसा है कि हमारी प्रिपरेशन की थी जी फजल अयूबी ने, जी और हमने अपने पिटीशन के लिए नाम सिब्बल साहब का दिया था। जी सिब्बल साहब ने हमारी तरफ से और मौलाना अरशद बंदी की तरफ से 5-6 लोगों के साथ किया था। जी तो अब जो ये 5 लोग कर रहे हैं, जी हमारी तरफ से फजल अयूबी उसमें शामिल है, अच्छा क्योंकि वो सिब्बल साहब को असिस्ट कर रहे हैं। जी
सिब्बल साहब की पूरी तैयारी फुज़ैल ने की है, जी जो हमारे IMCR के ट्रस्टी भी हैं जी और वो पिटिशनर भी हैं। तो ये भी एक ठीक बात है, इसलिए कि 70-75 लोग बोलेंगे तो फिर ये टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट पर कुछ एतमाद बढ़ गया है। बहुत मायूस थे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से, जी लेकिन ऐसा लगता है, और ये हमारी एक बदनसीबी भी इस मुल्क की हो गई है, हम मजबूर हो गए, हमें कहना पड़ता है ये बेंच माकूल है, इसके पास चले जाओ। ये बेंच, यानी ये आप भी- सोचिए कि ये एक जहन तैयार हो गया है जी कि अब लोग ये बात करते हैं कि किस बेंच में जाएं। पहले तो ये होता था ना कि सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए। अब बिल्कुल निशानदेही है कि अगर इस बेंच पे गए तो इसका सोचने का तस्वुर यह है। फैसलों में भी अदीब साहब ये होने लगा कि ऑब्जर्वेशन और तबसरे तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े अच्छे आते हैं, मुसलमान खुश हो जाते हैं, लेकिन जब फैसला आता है तो एंटी मुस्लिम आ जाता है। और तमाम फैसलों की जो तारीख है वो इसी तरह की है। जी, और इसके शहंशाह जो हैं वो इससे पहले वाले चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़ साहब। चंद्रचूड़ साहब के। कोई एक फैसला दिखा दीजिए जो क्लियर हो। जी अलीगढ़ पे हमने बड़ी बगलें बजाई, नुक्ता लगा गए, हाई कोर्ट तय करेगा, ठीक है सर। जी उन्होंने कहा कि ED बेईमान है, ये 3 बार से गलत अपॉइंटमेंट हुआ है, 6 महीने एक्सटेंशन और देगा कि निपटा लो और कामों को। कोई वर्शिप एक्ट का कोई दरवाजा। एक जजमेंट, खुद ही बाबरी मस्जिद के जजमेंट में कि जो सन 47 का जो स्टेटस है वो रहेगा, जी और जाने से पहले कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद चेक कर लो। वो एक अजीब और गरीब किस्म का जज पैदा हुआ। कोई एक जजमेंट आप बता दें। आप देखिए उसने वो जो बॉन्ड थे, इलेक्टोरल बॉन्ड, जी कहा ये गलत है, एक्शन क्या लिया? कुछ नहीं। अब गलत है, अब ये पैसे कौन कमा गया, किसके खिलाफ एक्शन होगा, ये नहीं बताएंगे। तो ये जो तमाशे वो कर गए, उसमें बड़ा टाइम लगेगा। और खन्ना साहब के, चीफ जस्टिस खन्ना के इधर के रवैये से बहुत कुछ धुला भी है, लेकिन यकीन तो उस दिन आएगा 5 तारीख को कि उस दिन क्या जजमेंट होता है, कितना वो प्रेशर बैंड कर सकते हैं। क्योंकि इस मुल्क में एक अजीब और गरीब किस्म का एक नायब सदर भी आ गया। वो कह रहे हैं कि चीफ जो जस्टिस सदर जो जमहूरिया को जो आदेश नायब दिए। सदर है, चेयरमैन है राज्यसभा का, राज्यसभा में वो वाहिद चेयरमैन है जो खुद बोलता है अपोजिशन और MPs को बोलने नहीं देता। ये आज तक नहीं हुआ हिंदुस्तान की 75 साल कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में। ये वाहिद आदमी, चेयर का काम है सबको सुनना, इन ऑर्डर हाउस करना। जी ये खुद बोलता है, अपोजिशन को बोलने नहीं देता, रूलिंग पार्टी की तरफ से अपोजिशन से लड़ाई करता है। वो ये कानून बता रहा है। तो क्या क्या इस मुल्क में नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो अब देखिए 5 तारीख को, लेकिन हम तो अभी ऑप्टिमिस्टिक हैं और हमें अदालत के फैसले पर अभी कुछ यकीन है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे मोहम्मद अदीब साहब, राज्यसभा के साबिक MP, जिनका कहना है अदालत पर थोड़ी सी जो उम्मीद है वो अब बढ़ गई है, भरोसा थोड़ा सा बढ़ गया है। जो प्रोटेस्ट है, जो एहतजाज है, वो भी जारी रखना होगा, तभी जो वफ़द के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी है उसमें मुकम्मल तौर पर कामयाबी मिलेगी। कैसी लगी आपको गुफ्तगू? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।